हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजाक आईएएस एकेडमी। हमारे जो माइंड मैप के सेशन हैं उन्हीं सेशन में आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है उसके बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में हमने देखा है कि सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है पृथ्वी सेकंड, उसका रात में एक परीक्षण जो है वो किया गया था। नाइट परीक्षण जो है वो किया गया था और वो सफल रहा, पूरी तरीके से सफल हमें ये देखने को मिला है। इससे हमें एक नई ऊर्जा जो है, हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा जो है वो हमें देखने को मिली है। एक नया अचीवमेंट हमारे लिए ये देखने को मिला है। तो समझते हैं ये पृथ्वी सेकंड मिसाइल क्या है, आईसीबीएम मिसाइल्स जो हैं वो क्या होती हैं, गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम क्या था, जो कुछ चीज़ें इससे जुड़े हुए वर्ड्स जो हमें देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में समझने का प्रयास हम आज के इस सेशन में करते हैं। तो शुरू करते हैं। अ, ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 का परीक्षण जो है वो 4000 किलोमीटर दूरी के लिए अभी कुछ ही दिन पहले किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जनरली होता है जो बैलिस्टिक पाथ फॉलो करती है, यानी अगर ये सरफेस है तो यहाँ से निकल करके कुछ इस तरीके से जो मिसाइल्स गिरती हैं उन्हें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। दूसरी एक और मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, जो जनरली सीधी सीधी चलती हुई हमें दिखाई देती है। क्रूज मिसाइल सरफेस के बिल्कुल पास में चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कुछ इस तरीके से जा करके गिरती हुई हमें दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो है वो डीआरडीओ की तरफ से, भारत का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ जो है उसकी तरफ से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, उसके तहत इसका विकास जो है वो किया गया था। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो ये प्रोग्राम जो है वो 1982-83 में, 1982-1983 में जो हमारी रक्षा मंत्रालय है उसके तहत, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसके जो लीडर थे, जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ही इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था, अकम्प्लिश किया था। 2008 में जाकर के ये प्रोजेक्ट जो है वो अकम्प्लिश हुआ था, पूरा हुआ था। और उसी के तहत जो है हम उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि जो है वो देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम पूरा डेवलप किया जिससे कि भारत में चलने वाली आज लगभग सारी मिसाइल्स जो हैं वो इसी गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है। एक पूरा एक सिस्टम बनाया है उन्होंने जो कि मिसाइल्स को गाइड करता है। जनरली मिसाइल जो है वो यहाँ से, सतह से एक बार रवाना होने के बाद में उसे गाइड करना पड़ता है कि किस तरफ जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, कहाँ पर जाकर के हिट करना है, टारगेट पर जा रही है नहीं जा रही है, अगर टारगेट मिस हो रहा है तो उसे किस तरीके का मूवमेंट करना है। ये उसे एक रास्ता दिखाने का, पथ प्रदर्शन का काम जो है वो एक सिस्टम करता है, जिसे हम गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम कहते हैं। वो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है वो डेवलप करने का श्रेय हमारे एपीजे अब्दुल सलाम कलाम साहब को जाता है। अगर मैं आईजीएमडीपी के बारे में बात करूं तो इसमें टोटल 5 मिसाइल्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जिसे आप पटना नाम से याद रख सकते हैं। PATNA, पटना। P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, A मतलब अग्नि, T मतलब त्रिशूल, N मतलब नाग और A मतलब आकाश। ये 5 प्रकार की मिसाइल्स जो हैं वो इसके अंदर डेवलप की गई थी। जैसा कि इनके नाम है, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब यह है पृथ्वी से पृथ्वी पर जाएगी, यानी सतह से सतह पर जाकर के ये मार करने वाली, आगे जाकर के टारगेट को हिट करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करने वाली, उसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। दूसरी अग्नि की अगर मैं बात करूं तो अग्नि भी सतह से सतह पर जाने वाली मिसाइल है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। मान लीजिए पृथ्वी मिसाइल इतनी ही जाती है, जनरली पृथ्वी मिसाइल की अभी अगर हम बात करें 150 से 300 किलोमीटर जो है वो जाती हुई दिखाई देती है, जबकि अग्नि मिसाइल की रेंज जो है वो काफी ज्यादा है। ये लगभग 4 से 5 हजार किलोमीटर तक हमें डिस्टेंस को कवर करती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें आईसीबीएम के नाम से, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो है वो त्रिशूल है। अग्नि में अलग अलग सीरीज है, पृथ्वी में पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड है। अग्नि में 1 2 3 4 5 जो है वो डेवलप हो रही है। ऐसी बहुत सारी मिसाइल जो है हमें देखने को मिलती है। त्रिशूल जो है, त्रिशूल हम जानते हैं इस तरीके से फेंका जाता है, यानी कि सरफेस से जाएगा और हवा में जाकर के मार करेगा, तो इस वजह से त्रिशूल नाम इसको दिया गया है, क्योंकि ये सतह से आकाश में मार करने वाली एक सक्षम दूरी वाली मिसाइल जो है वो हमें देखने को मिलती है। नाग, नाग की अगर मैं बात करूं तो नाग जनरली क्या करता है, जाकर के डसता है किसी चीज को, तो किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को। तो यहाँ पर भी नाग मिसाइल जो है वो टैंक को जाकर के, एंटी टैंक मिसाइल जिसे हम कहते हैं, टैंक को मारने के काम आती है, टैंक को उड़ाने के काम जो है ये आती है। एंड आकाश, आकाश जो है वो सतह से आकाश में मार करने वाली, जैसा इसका नाम है, सतह से आकाश में मार करने वाली, यानी कि एरोप्लेन्स या ड्रोन्स जो होते हैं, फाइटर जेट जो होते हैं, उनको मारने के लिए सक्षम एक मिसाइल जो है वो हमें देखने को मिलती है।
इसमें से पर्टिकुलर हमने जो अभी अभी देखा है वो पृथ्वी सेकंड का नाइट टेस्ट जो है वो किया गया है। तो पृथ्वी सेकंड या पृथ्वी पूरी मिसाइल सिस्टम जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी सिस्टम जो है वो एक सतह से सतह में यानी सरफेस से सरफेस पे चलता है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत ज्यादा रेंज इसकी नहीं है, जो दूरी है वो कम ही तय करती है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जा करके टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो एक बार जिस टारगेट के लिए लॉन्च कर दी जाती है, अगर टारगेट वहां से मूव कर जाता है तो मिसाइल जो है वो अपने पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो सकती। आपने मान लीजिए किसी एक जगह पर आपका टैंक जो है या आपने मिसाइल जो है वो इस जगह से अगर लॉन्च करी है, सामने टारगेट इस जगह पर है, आपकी मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक पाथ फॉलो करते हुए आकर के इस जगह पर आकर के हिट करेगी। लेकिन अगर ये टारगेट मूव कर जाता है, इधर चला गया, तो ये बहुत ज्यादा इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसके पाथ को थोड़ा बहुत एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का एक ड्रॉबैक हमेशा हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ये डेवलप की गई है, इसका डेवलपमेंट सबसे पहले 1983 में ही हो गया था, जब से ये IGDMP प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, तभी से 1982 1983 से ही पृथ्वी मिसाइल का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो प्रारंभ हो गया था। इसका पहला परीक्षण 1988 में, यानी अगले 5 सालों के बाद में 1988 में श्रीहरिकोटा में जो शार सेंटर था, उस समय पर शार सेंटर के नाम से इसे जाना जाता था, उस पर किया गया था। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। और इसका पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी थर्ड दो वेरिएंट जो है उनका हमने नौसैनिक वर्जन भी बनाया, यानी नेवी जो है वो भी उनको यूज कर सकती है, नौसेना के जो जहाज होते हैं उन पर भी उनको लगाया जा सकता है, जिसको कि हम धनुष के नाम से जानते हैं। उसी मिसाइल को हम धनुष के नाम से देखते हैं, यानी सरफेस से सरफेस पर जो मार कर रही है उसे तो हम पृथ्वी कह रहे हैं, सतह से सतह पे, लेकिन अगर हमने उसको जो नेवी का जो शिप होता है, नौसेना का जो जहाज होता है, उस पर अगर लगा दिया और अगर वो जाकर के किसी और चीज को हिट करते, चाहे सरफेस पे करे चाहे किसी और शिप पर जाकर के करे, तो उसका नाम हमने धनुष नाम जो है वो दे दिया। उसका एक अलग वर्जन, एक अलग वेरिएंट जो है वो डेवलप कर दिया गया था। ये जो मिसाइल है, इसकी जो प्रणोदन टेक्निक है, यानी इसको जो लॉन्च करने की जो टेक्निक है, वो हमने सोवियत संघ, उस समय का जो USSR हुआ करता था, उनकी एक मिसाइल होती थी SA-2 नाम की। SA-2 नाम की मिसाइल से हमने ये लॉन्चिंग सिस्टम जो है, प्रणोदन सिस्टम जो है, प्रणोदन तंत्र जो है, वो हमने उनसे लिया था। अगर मैं SA-2 के बारे में बात करूं तो 1950 के दशक में सोवियत संघ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, और ये सतह से हवा में मार करने वाली एक प्रभावी मिसाइल थी। उस समय पर इसका एक काफी ज्यादा दबदबा जो है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलता है। और इसे सारिक परमाणु हथियार के रूप में, युद्ध क्षेत्र मिसाइल है तो डिजाइन किया गया था जो परमाणु हथियार ले जा सकते। वॉरहेड जिसे हम कहते हैं, हथियार जो है, मिसाइल्स जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए बनाई जाती है। कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए बनाई जाती है, यानी कि वो मिसाइल अगर एक जगह से जाती है दूसरी जगह पर जाकर के गिरेगी तो अपने साथ में परमाणु बॉम्ब जो है उसको ले जा सकती है, तो उसे हम न्यूक्लियर मिसाइल के नाम से जानते हैं। कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियर एफिलिएटेड नहीं होती, जो न्यूक्लियर तंत्र को या न्यूक्लियर सिस्टम को, न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी नहीं कर सकती, तो उन्हें हम नॉन न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में देखते हैं। ये सार जो मिसाइल थी, ये सारिक मिसाइल जिसे हम कहते हैं, सारिक परमाणु हथियार, रशिया का या USSR का डेवलप किया हुआ एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसको ले जाने में ये कैपेबल थी, उसको भी आराम से ये ले जाती थी। बेसिकली आप सोचेंगे कि सर वारहेड तो कैसा भी हो सकता है, उसमें न्यूक्लियर हो चाहे नॉन न्यूक्लियर हो, क्या फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियर जो वारहेड होता है उसकी बाहर की जो शील्ड होती है वो और ज्यादा मजबूत जो है बनानी पड़ती है, ताकि बाहर से जो एक्सटर्नल टेम्परेचर मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, उससे ऐसा ना हो कि वो हवा में ही जलने लग जाए, उसकी रिएक्शन जो है वो हवा में ही होने लग जाए। ऐसा ना हो, वो जहां पर जाकर के गिरे उसके बाद उसकी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो, उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल जो है 1994 से 1994 से भारतीय सेना में सेवारत है, भारतीय सेना जो है इसका उपयोग कर रही है। और पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है वो 1996 में से सेवा में, अभी जो हमने न्यूज में देख रहे हैं पृथ्वी सेकंड मिसाइल, वो 1996 से हमारे भारतीय सेना की सेवा में काम कर रही है। हम उसका समय समय पर नाइट टेस्ट जो है, आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 सालों से काफी सारी मिसाइल्स के नाइट टेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं कि रात में कितनी सफल है ये, रात में क्या हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जिस टारगेट पर इनको जाकर के जो टारगेट हम इनको दे रहे हैं मिसाइल को, उस जगह पर टारगेट को जाकर के ये हिट कर रही है नहीं कर रही है, नाइट में कितना अच्छे से ये IGMDP जो है वो काम कर रहा है, उसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से, बीच में कोविड के समय में हमें कम देखने को मिला था, अदरवाइज 2017-18 से ही हम देख रहे हैं कि नाइट टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, बार बार अलग अलग वेरिएंट्स के नाइट टेस्ट किए जा रहे हैं और लगभग सारे ही सफल होते चले जा रहे हैं। पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है वो
300 350 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, पृथ्वी थर्ड की, सॉरी 350 किलोमीटर की रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है, और 2004 में इसे हमने लॉन्च कर दिया था। तो पृथ्वी फर्स्ट जो है वो 1994 में आई। उसके बाद पृथ्वी सॉरी पृथ्वी फर्स्ट जो है वो 1988 में आई। उसके बाद पृथ्वी सेकंड जो है वो 1996 में हमें देखने को मिली, और पृथ्वी थर्ड जो है वो 2004 में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर मैं पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो पर्टिकुलर न्यूज में है उसकी मुख्य विशेषताओं की बात करूं, तो पृथ्वी सेकंड हमारी एक तो स्वदेश में निर्मित टेक्नोलॉजी है। जो पूरा गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने डेवलप किया था। तो उसी के तहत ये चलने वाली मिसाइल है। 250 से 350 किलोमीटर इसकी लगभग रेंज होती है, यानी जिस जगह से इसे लॉन्च किया जाएगा वहां से 250 से 350 किलोमीटर दूर जाकर के ये टारगेट को हिट कर सकती है, और 1 टन पे लोड ले जा सकती है। पे लोड शब्द का मतलब होता है कितना वजन ये टोटल कैरी कर सकती है जो हमारे काम का है। एक मिसाइल का खुद का भी वजन होगा, मान लीजिए मिसाइल 500 किलो की है, 500 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम, तो वो 1000 किलोग्राम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब वो उसके अंदर एडिशनल कितना सामान ले जा सकती है, मान लीजिए 200 किलो ले जा सकती है, 500 किलो ले जा सकती है, 1000 किलो के ले जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं पे लोड। जैसे सैटेलाइट्स का भी पे लोड होता है, मिसाइल्स का भी पे लोड जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पे लोड शब्द का मतलब होता है ऐसा लोड जिसके लिए कि हम पे करेंगे, यानी जिसके लिए हम चाहते हैं कि उस लोड को यहाँ से वहां तक ले जाया जाए। मान लीजिए एक बस है, वो 1000 किलो की है या 5000 किलो की है, और उसमें 10 लोग बैठते हैं जो जिनका की वजन अप्रोक्सीमेटली 500 किलो है, तो हम उसमें से 500 किलो को ही पे लोड मानेंगे। 5000 किलो जो बस का वजन है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वैसे यहाँ पर मिसाइल का वेट कुछ भी हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो कितना सामान यहाँ से वहां तक ले जा सकती है वो उसका पे लोड कहलाता है। तो इसका जो पे लोड है वो 1 टन यानी 1000 किलो का हमें देखने को मिलता है। और पृथ्वी सेकंड जो है वो एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है। इसमें अलग अलग स्टेजेस नहीं होती हैं, एक ही स्टेज होती है, एक ही स्टेज में फ्यूल जो है वो बर्न होता है, ईंधन जलता है, और वो लिक्विड टाइप का फ्यूल होता है, तरल प्रकार का ईंधन जो है उसके अंदर यूज किया जाता है, और उससे वो बर्न होकर के, प्रोपेल होकर के, लॉन्च होकर के आगे जाकर के टारगेट को हिट करती है। सटीकता जो है बहुत उच्च स्तर की है इसकी, क्योंकि भारत में डेवलप हुआ है, खुद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, तो काफी अच्छी सटीकता जो है वो हमें देखने को मिलती है, यानी टारगेट को मिस करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा हद तक ये टारगेट को जाकर के प्रॉपर जैसा हम चाहते थे वैसे ही उसी जगह पर जाकर के हिट करती है। एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी हो गई है, और उन्नत जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। इनर्शिया गाइडेंस जो है वो भी इसके अंदर लेटेस्ट टाइप का हमें देखने को मिलता है, इनर्शिया की वजह से इसका गाइडेंस भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और इसे शुरू में भारतीय वायुसेना के प्राथमिक उपयोगकर्ता के रूप में विकसित किया गया था, यानी वायुसेना इसका प्रयोग करे इसके लिए इसका उपयोग किया गया था, लेकिन इसे बाद में भारतीय सेना में भी शामिल कर दिया गया, और 2003 में पहली बार भारत के सामरिक बल के कमान में शामिल किया गया था, जो कि IGMDP जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत विकसित की गई पहली ऐसी मिसाइल है जिसको कि भारतीय सेना के अंदर सारे प्रोग्राम्स के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये हमारा पृथ्वी सेकंड मिसाइल का पूरा एक डिस्क्रिप्शन था, जो हमने न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ से एसोसिएटेड जितने भी पार्ट्स थे उन सबको हमने देखा, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है वो आप इसको समझ पाए होंगे। बहुत बेसिक सी बातें जो है वो भी हमने बात करी कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ऐसे बहुत सारे नाम जनरली देखते हैं बच्चे, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है। आगे अगर मैं अवेलेबल कोर्सेज की आपके लिए बात करूं, तो अभी हमारे कोर्सेज जो हैं, कॉन्सेप्टर बैच हमारा हाइब्रिड बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे अभी चाहते हैं कि हम 2023 में ही एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्टर बैच के थ्रू हम पढ़ाई जो है वो कॉन्सेप्टर बैच से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो टॉपर है श्रुति शर्मा, वो भी इस साल की जो टॉपर है वो भी कॉन्सेप्टर बैच की ही स्टूडेंट थी। तो एक हाइब्रिड बैच हमने लॉन्च कर दिया जिसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल जो है एक ही साल के अंदर आपको कवर करवाए जाएंगे। आंसर राइटिंग जो कि एक हमारा बहुत ही ज्यादा असेंशियल पार्ट है, जिसके बिना यूपीएससी में सिलेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, वो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ओजांग सर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप अभी भी चूक गए हैं उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को लेने से, तो आप उसे अभी भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जीएस मेंस की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, पेपर 1 2 3 4, एथिक्स पेपर 4, सारे पेपर जो है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जीएस के, तो वो सारे पेपर जो है मेंस की प्रिपरेशन जो है उसका भी एक डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और एनसीईआरटी जो बच्चे अभी 11th-12th क्लास में है या कॉलेज में जाए गए हैं, जस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जिनको कि अभी एग्जाम देना जो है वो दूर है, उनका टारगेट दूर है,
2024, 25, 26 में कहीं देने वाले हैं, तो वो एनसीईआरटी तमिलनाडु बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी बैच हमारा काफी एक अच्छा बैच रहा है, जिसमें बच्चे एनसीईआरटीज को पढ़ना सीखते रहे हैं। और अभी उसके अंदर एक नया एडिशन और हो गया है, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल बुक्स मानी जाती है हिस्ट्री की दुनिया में। यूपीएससी की तैयारी में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसी के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी बुक जो है, अच्छा सोर्स जो है, तमिलनाडु की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, उन्हें माना जाता है। तो वो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें ओजांग सर आपको तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी हिस्ट्री की बुक्स जो है वो भी पढ़ाएंगे। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो फिर भी तमिलनाडु की जो बुक्स हैं उनको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, वहाँ पर तमिल में या फिर इंग्लिश में दोनों बुक्स जो है अवेलेबल होती हैं हिस्ट्री की, दोनों ही वेरिएंट में। तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो तो फिर भी उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ना तो उसे तमिल आती है, ना ही उसे इंग्लिश आती है। तो ये कोर्स जो है उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा आप जो है उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं जिन तक की आपकी एक्सेस जनरली नहीं रहती, हिंदी मीडियम वालों की एक्सेस नहीं रहती है। तो उनके लिए भी ये कोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। और अगर आप ऐसा ही फ्री कंटेंट और भी देखना चाहते हैं, तो हमारी जो न्यूली लॉन्च्ड ऐप है ओजांक EDU, ojankedu.com, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ऐप जो है वो कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। इसके अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जैसे आप करंट अफेयर्स सेक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत कुछ हर रोज अपलोड होता रहता है आप लोगों के लिए। अगर आप बुक्स में जाना चाहते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स या दूसरी बुक्स जो है, काफी से बड़ा बुक सेक्शन जो है वो हमने बना रखा है। अब अलग अलग बुक्स जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए, आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जिस्ट जो है अलग अलग आर्टिकल्स के, अलग अलग न्यूज़पेपर के, अलग अलग मैगजीन्स के, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। माइंड मैप का सेशन जो अभी हम देख रहे हैं, आप मेरे साथ कर रहे हैं, वो माइंड मैप के सारे सेशन, सारे माइंड मैप जो है, जिन माइंड मैप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आप इस माइंड मैप सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उन माइंड मैप्स को। फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही स्पेशल नया कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए लाए हैं, एक नया डायमेंशन आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड जो जनरली न्यूज में देखने को मिल रहा है उसको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ब्लॉग्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कौन से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यही सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वेबसाइट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। आप अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। और अभी एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि आने वाला अपकमिंग संडे जो है 3 जुलाई जो है, उसको हमारा एक कॉन्फ्रेंस जो है वो आप लोगों के साथ में हो रही है दिल्ली के अंदर। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। अगले सेशन में हम किसी और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। थैंक यू।